लीड 2019 की प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया था और इस बार मैं आपके लिए आईपी लीड 2020 का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले पेपर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं और जो टेक्स्ट यूज़ हुई हैं उनको देखेंगे। अगर मान लीजिए आपके पेपर में ज़रूरी नहीं है कि पेपर में बहुत चीज़ें रिपीट आती हैं, कंसेप्चुअल मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं, तो उसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे और कुछ टिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल चीज़ देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम के बारे में, और टिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटी स्पेशल जो अलग होती हैं, थोड़ा सा आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो अपना स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर वो आपको करना ही है। तो आप देखते हैं, और आपको ऐसी वीडियो और आगे चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और ये पेपर आपका आई थिंक 14 सितंबर को है, तो अभी से प्रिपरेशन इसके जिसने कर लिया वो तो अच्छा ही है, और जिसने नहीं भी किया एटलीस्ट एक बार इस चीज़ को देख लेना। क्या पता आपका कुछ कंसेप्चुअल कुछ देखे भाई देख सकते हो। जैसा आप मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये लिख रहा है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी का है, और ये कब हुआ था? लास्ट टाइम हुआ था 2020 में सितंबर को 12 तारीख को, और इस बार 14 तारीख को है। शिफ्ट भी लिख रही है और बी लिटरेंटी फॉर डिप्लोमा होल्डर। ठीक है, अब हम ले लेते हैं अपना जिस पेज पे हमने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं मेनली आपके लिए मैथ के लिए लेके आया हूँ, तो आपको मैथ का ही मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सिंपल मैं इसको जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मतलब एक कॉइन को 2 बार उछाला गया है। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ टॉसेस, मतलब कि एक कॉइन को 2 बार उछाला तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 2 की पावर 2, तो मतलब 4 पॉसिबल आउटकम हो गए। अब कह रहा है कि पहली बार मतलब 2 बार उछाला गया, मान लो पहली बार में उछाला गया तो हेड आया, और दूसरी बार में भी हेड आया। फिर पहली बार उछाला, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है केस कितने? 4 केस कौन कौन से होंगे? वो ये वाले केस होंगे। पहली बार में मान लो टेल आया, दूसरी बार में भी टेल आया। मान लो पहली बार टॉस करा उसमें हेड आया, सेकंड बार में टेल आया, फिर पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड आया। तो ऐसे 4 पॉसिबिलिटी होती है। हम कैसे निकालते हैं? 2 की पावर 2 जितनी बार टॉस करा गया हो उतना टाइम्स आ जाता है आपका, तो 4 पॉसिबल आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी चीज़ की? रिक्वायर्ड आइटम्स अपॉन टोटल कितने हमारे 4, और रिक्वायर्ड कितने हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड, दोनों हेड होने चाहिए। तो दोनों हेड कितने केस हैं? सिर्फ एक केस है। तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा इसका 1/4। 1/4 ऑप्शन 3, 1/4 सी ऑप्शन। देखो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन था आपका प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आईपी लीड के हिसाब से, आपको अच्छी तरह पढ़ने चाहिए। और भी कंसेप्ट मैंने वैसे तो बता रखे हैं और बच्चों को, पर आप थोड़ा सा देखिएगा अपने। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीरीज का मिक्स क्वेश्चन है। इसमें है सीरीज का क्वेश्चन, पर मेनली इसमें जीपी यूज़ करी गई है, इनफाइनाइट जीपी। बताऊँगा आप कैसे यूज़ करिएगा। तो एक बार क्वेश्चन को मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलो ये जूम नहीं हो रहा, आप ऐसे देख सकते हो। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका द वैल्यू किस चीज़ की पूछी है? द वैल्यू ऑफ समेशन दे रखा है भाई, इसका मतलब समझना। समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, फिर ब्रैकेट दे रखा है एक और ब्रैकेट 1/3 की पावर n प्लस 1/4 की पावर n। देखो क्वेश्चन करने में बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा आप कोई भी दिमाग लगाएगा तो इजीली कर सकता है। सबसे पहले तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर दोनों सीरीज अलग अलग है, देखो 1/3 की पावर n है और इधर 1/4 की पावर n है, तो सबसे पहले क्या करो आप सीरीज को, मतलब कि दोनों तरफ को अलग अलग कर लो, दोनों टर्म को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, समीशन ऑपरेशन को आप ऐसे लगा सकते हो, इंडिविजुअल के ऊपर भी लगा सकते हो। अगर सम फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको सम या मल्टीप्लाई में आप नहीं कर सकते। अगर आपको समीशन में दिया, मतलब प्लस माइनस में दिया, तो आप इंडिविजुअली इसको ओपन कर सकते हो। तो 1/3 की पावर n प्लस समेशन 1 to इन्फिनिटी
1/4 की पावर n। अब इसका मतलब क्या, धीरे धीरे समझते हैं। ये कह रहा है कि आपका जो है n की वैल्यू 1 पुट करो। n की वैल्यू कहाँ से, 1 से स्टार्ट होगी, इसका मतलब n की वैल्यू पहले 1 पुट करो। इस वाली जो टर्म है इसमें n की वैल्यू यहाँ लगेगी, n की वैल्यू 1 पुट करो। फिर समीशन का मतलब प्लस, फिर ये पहला टर्म हो गया। फिर दूसरे टर्म में क्या करो, n की वैल्यू 2 रखो, फिर प्लस। ऐसे अब तक कहाँ तक करना है, अब तो इन्फिनिटी तक आपको यही काम करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने n की वैल्यू पुट 1 करी तो 1/3 हो गया, सिंपल 1/3 की पावर 1 फिर प्लस करा। फिर सेकंड टर्म में n की वैल्यू 2 रखी, n की वैल्यू 2 रखेंगे 1/3 की पावर 2 मतलब 1/3 स्क्वायर, प्लस ऐसे 3 रखेंगे तो 1/3 क्यूब, अप टू इन्फिनिटी तक। एक सीरीज तो हमारी ये बन रही है 1/3 की सीरीज प्लस। अब इसको देख लेते हैं, इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म आएगा 1/4, फिर नेक्स्ट टर्म आएगा आपका 1/4 का स्क्वायर, ये आप समझ गए होंगे कैसे आ रहा है, 1/4 का क्यूब। फिर n की वैल्यू 1 2 3 रख जाओ इस जगह, क्योंकि एक ही वेरिएबल है n, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक। अब आपने देखा ये सीरीज कौन सी बन रही है, आपने देखा कि कॉमन रेशियो इसका 1/3 है। सबको अगर जी पे किसी ने पढ़ी होगी तो अच्छा है। कॉमन रेशियो देखते हैं, कॉमन रेशियो देखो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे, मतलब 1/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे इक्वेशन में। इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कॉन्स्टेंट रेशियो सेम है। तो मतलब कि ऐसी जी पी है जिसका कॉमन रेशियो 1/3 है। और इनफाइनाइट सीरीज है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का जीपी के लिए, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का जीपी के लिए फॉर्मूला होता है a/1 - r। ए होता है फर्स्ट टर्म होता है, और आर जो हमारा होता है कॉमन रेशियो होता है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा सिंपल 1/3 हो गया, अपॉन 1 - आर। आर भी इसमें 1/3 है, मैंने आपको बताया कैसे लेते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। इससे ये चला गया तो 1/3 बचा आपका, तो आर आ गया 1/3 माइनस 1/3 प्लस, क्योंकि देखो ये प्लस हो रही है दूसरी चीज़, प्लस इसका देखेंगे फर्स्ट टर्म कितना है 1/4 डिवाइड बाई 1 माइनस इसका कॉमन रेशियो कितना है 1/4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या आएगा आंसर, एक बार बता देता हूँ। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो नीचे 2/3 हो जाएगा, ऊपर हमारा 1/3 चल रहा है, प्लस इधर से जब मैं एलसीएम लूँगा तो ऊपर 1/4 चल रहा है, नीचे 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 - 1 3/4। इस वाले 3 से कैंसिल आउट, इधर बचा 1/2 प्लस इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट, प्लस वाला 1/3। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, नीचे का आ गया 6, ऊपर आ गया 3 + 2 मीन्स 5/6 जो है इसका आंसर होगा करेक्ट। तो अब देख लेते हैं 5/6 हमारे किस ऑप्शन में है। 5/6 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, 5/6। तो ये हो गई दो एक पेज की बात। अब बात करते हैं अगले दूसरा पेज की बात करते हैं, इसमें और क्वेश्चन हैं आपके, एक एक करके सभी पेज के साथ डील करेंगे। बस ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टिग्नोमेट्री है, मैट्रिक डिटर्मिनेंट है, प्रोबेबिलिटी है आपका, तो इन चैप्टरों को थोड़ा सा अच्छे से करें। कैलकुलस है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस, तो ये चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर टेस्ट सीरीज का टेस्ट दे रहे हो तो आप पेज नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डिस्कस करते हैं। देखो 25 क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल, 25 में अप्रॉक्स 19 to 20 क्वेश्चन, 19 to 21 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, आपके मैथ के होते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। द वैल्यू ऑफ दिस पूछिए, मैंने बताया कि आपको पीआई निकालने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जब भी निकालना हो तो आपको मैंने 2 फॉर्म बताई हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्म बताइए ई की पावर एक्स वाली, जो कि आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसके लिए भी एक मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है। वरना इंपॉर्टेंट 2 फॉर्म मैंने लिखाई थी, 1/d² + a² sin ax। ये डायरेक्ट याद रखना, कभी भी पूछ सकता है, और लीड के पेपर में पूछा भी 1-2 बार, इसमें भी पूछा है कि इक्वल टू, इसका डायरेक्ट आंसर होता है, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना सा ध्यान रख लीजिए। इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो होता है -x/2a cos ax। इतना याद रखना है, साइन होगा तो यहाँ पे कॉस आएगा, और जब यहाँ पे कॉस होगा तो साइन आएगा। वो वाला फॉर्मूला भी लिख दूंगा, जैसा ए यहाँ पर, जो ए यहाँ पर है वही ए का स्क्वायर यहाँ पर है, और वही ए यहाँ आना चाहिए, और वही ए यहाँ आना चाहिए, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो अब देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, देखो मैं क्वेश्चन यहाँ दिखा दिया मैंने आपको, 1 + d² 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल डालना है -x/2a, 2 × 2 4 हो गई, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है।
इंटू कॉस ए एक्स मतलब 2x। अब आप चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका आई थिंक सी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है, वही आपका ऑप्शन है। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ, इसके लिए एक फॉर्मूला और यूज़ कर लेते हैं। ये साइन वाला था, एक कॉस वाला भी यूज़ कर लेते हैं, वो भी आपके हेल्पफुल हो सकता है। आई थिंक आई जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अदरवाइज मेन तो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, वेरिएबल सेपरेशन हो गई, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन हो गई, और आपको सेकंड ऑर्डर का जो आपका सी एफ निकालने को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई निकालने को ये चीज़ें पूछ लेता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को पूछ लेता है। तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। 1/d² प्लस a² इस फॉर्मेट में हो, यहाँ पे cos ax होता, तो इसका आंसर डायरेक्ट कैसे याद रखना था आपको, इसका आंसर होता है x/2a, बस यहाँ से माइनस की जगह प्लस होता है, इस वाले में कॉस वाले में कॉस की जगह साइन होता है। सिंपल आपको ये चीज़ याद रखनी है, कभी भी आपका आ सकता है, तो याद रखिएगा। फ्री के 4 नंबर मिलते हैं, ना कैलकुलेशन करनी पड़ती, ना कुछ करना पड़ता आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बॉक्स हैज़ 20 डिफेक्टिव, एक कोई बॉक्स है उसमें 20 डिफेक्टिव है आपके, एंड 80 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स इफ़ 2 आइटम आर सेलेक्टेड रैंडम। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, विदाउट रिप्लेसमेंट कह दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बार जब जो चीज़ निकाल ली तो वो फिर अवेलेबल नहीं है दोबारा दूसरी कंडीशन के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर आइटम डिफेक्टिव, तो क्या करेगा, पहले आपने एक आइटम निकाला, मान लो पहला आइटम निकाला, वो डिफेक्टिव निकल आया, देन आप दूसरा आइटम निकालेंगे, मतलब एंड आप दूसरा आइटम निकालेंगे तो वो भी डिफेक्टिव। आपको दोनों डिफेक्टिव की बतानी है। तो डिफेक्टिव हमारे पास कितने हैं, 20 आइटम है, तो 20 पहले की प्रोबेबिलिटी होगी 20 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं अपन, टोटल हो गया आपका 100। एंड का मतलब इनटू 1 बाई 1 निकालते हैं तो ऐसे ही होता है, एंड सिंबल लगता है, और केस अलग अलग बनते हैं तो और सिंबल लगता है, और का मतलब होता है प्लस प्रोबेबिलिटी में। अब देखो हमने यहाँ से एक 20 में से एक निकाल लिया तो 19 बचे डिफेक्टिव, और नॉन डिफेक्टिव अभी भी 80 हमारे पास अवेलेबल है। अब दूसरे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दूसरे डिफेक्टिव की हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है भाई, 19 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओवरऑल कितनी है, ओवरऑल 99, क्योंकि एक तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, इसलिए 19 बचे और नीचे से भी एक कम हो गया। इसको आप कैंसिल कर लो 1/5 टाइम्स, ऊपर 19 आ गया और नीचे 500 में से 5 कम कर दो 495। आपका ऑप्शन हो गया आई थिंक डी ऑप्शन, करेक्ट डी ऑप्शन। देखते हैं अब और दूसरा पेज लेते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं 2020 में, तो कोई ज़्यादा टफ वाली चीज़ नहीं है, तो आप अगर अच्छे से भी करोगे तो इस बार भी ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट पेपर होगा। बस करते रहना, टाइमली हो जाएगा सब। मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ फिर करते हैं सॉल्व। अब नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं इसमें भाई, कैलकुलस पे, ट्रिग्नोमेट्री पे, मैट्रिक डिटरमिनेंट पे, प्रोबेबिलिटी पे, इन चैप्टर पर भी काफ़ी फोकस करोगे ना तो APG पे क्वाड्रेटिक हो गया, सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, बता दूंगा कैसे करने होते हैं। इन क्वेश्चंस पे भी काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत है, मतलब 50-60% से ज़्यादा सिलेबस इसी में से आता है। क्वेश्चन आई थिंक 4 ऐड होगा, पेज नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ जी भाई, ये फॉर्मूला देख लो भाई, बहुत अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको इसके लिए। करेक्टेड मीन का फॉर्मूला, एक होता है कंबाइंड मीन, एक होता है करेक्टेड मीन, तो दोनों में आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस होता है और क्या फॉर्मूला होता है। देखो भाई, इसको जूम कर देता हूँ मैं। देखिए भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है मीन ऑफ 100, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार मैं इसको जूम करने की ट्राई करता हूँ। पता नहीं जूम क्यों नहीं हो रहा, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के मैं जूम करके आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर ट्राई करते हैं। ये कह रहा है मीन ऑफ 100 नंबर, मीन ऑफ 100 नंबर इज 49, मतलब 100 नंबर का मीन लिया था 49। इट वाज डिस्कवर्ड दैट 3 नंबर विच शुड हैव बीन 60, 17, 80 वर रॉन्गली टेकन एज
40, 20, 50 रेस्पेक्टिवली करेक्ट मीन। मतलब कह रहा है कि 100 नंबर का मीन दे रखा 49, पर उसने क्या करा है कि उसने इन तीनों नंबर की जगह गलती से ये तीनों नंबर ले लिए, तो उसकी जगह मीन की वैल्यू गलत हो गई होगी क्योंकि 3 नंबर चेंज हो गए तो। और ये इनकरेक्ट वाले नंबर हैं, ये करेक्ट वाले नंबर रॉन्गली टेकन एज 40, 20, रॉन्गली टेकन एज 40, 20, 50, मतलब ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट वाले नंबर है। तो आपको करेक्ट मीन का बताना है, तो करेक्ट मीन का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। सिंपल, आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा ये। अगर एक होता है करेक्ट मीन, एक होता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का आप खुद देखिए, करेक्टेड मीन का फॉर्मूला होता है। तो आपका करेक्ट मीन का जो फॉर्मूला होता है सिंपल आपका होता है इनकरेक्ट मीन। इनकरेक्ट मीन मतलब कि जो गिवन दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि गलती से कुछ और चीज़ें ले ली थी हमने, कुछ आइटम और सेलेक्ट कर लिए तो उनकी वजह से इनकरेक्ट हो गया था, तो वही गिवन दिया हुआ है। इनकरेक्टेड मीन प्लस, मैं यहाँ पे इधर स्पेस नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ, इनकरेक्टेड मीन प्लस करेक्टेड आइटम, मतलब जितने भी आइटम होंगे उनका सबका सम कर देना है। करेक्टेड आइटम माइनस इनकरेक्टेड आइटम, इसका ध्यान रखना, करेक्टेड में से इनकरेक्टेड माइनस करना है आइटम, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम को मैं n लिख देता हूँ, ठीक है ना? आप इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया n। मार्क कर दीजिए, क्या होगा, देखो भाई ये हो गया आपका n। वो वीडियो गलती से कैंसिल हो गई थी इसलिए मैंने फिर से ऐड कर दिया है। ये कह रहा है कि 100 मीन का जो तुम्हारे 100 नंबर का मीन है वो इतना है, पर इसने क्या गलती कर दी, क्वेश्चन में इसने गिवन दिया है कि इन नंबर की जगह उसने मतलब रॉन्गली टेकन एज दिस, मतलब इन नंबर की जगह इसने ये नंबर लेने थे पर इनकी जगह 3 नंबर ये ले लिए गलती से। तो इसके लिए करेक्ट मीन पूछ रहा है आपसे, तो इसके लिए सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये मैंने लिख दिया साइड में। करेक्ट मीन इज इक्वल टू इनकरेक्ट मीन, जो इनकरेक्ट मीन क्वेश्चन में गिवन होगा इनकरेक्ट मीन, यहाँ पे लिखना है सम ऑफ ऑल करेक्ट आइटम, जितने भी करेक्ट आइटम जितने होने चाहिए थे, जो करेक्ट मतलब गलती से ले लिए थे वो तो इनकरेक्ट वाले हो गए, और जो होने चाहिए थे वो करेक्ट वाले ये रहे, तो आपको करेक्ट वाले का सबका सम करके लिखना है। फिर इधर माइनस है, सॉरी गलती से मैंने माइनस लिख दिया, इधर माइनस आएगा, करेक्ट में से इनकरेक्ट को माइनस करना है और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम थे उनसे डिवाइड करना है। तो अब करेक्ट मीन पूछ रहा है, सबसे पहले इनकरेक्ट मीन कितना गिवन दिया है 49, प्लस करेक्ट आइटम कितने कितने दिए हुए हैं, करेक्ट आइटम आपके दिए हुए हैं 60 प्लस 70 प्लस 80, इन सब का सम, माइनस इनकरेक्ट आइटम जो कि उसने गलती से ले लिए थे, वो कौन कौन से दे रखे हैं आपके 40, 50 और 20, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने 100, तो आप इसको कैलकुलेट करिए, 49 हो गया। इधर से मैं कैलकुलेट करता हूँ, 70 210 हो गया ये, और ये कितना हो गया 90 110 हो गया। 210 में से 110 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 बचेगा, 100 बाई 100 मतलब प्लस 1, तो आपका जो करेक्ट मीन आ गया वो आ गया आपका 50। ठीक है, आपको बस यही आंसर करना था। आप एक कंबाइंड मीन का फॉर्मूला और देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको इजीली। तो आपका आंसर नंबर सी 50। अब देखिए इस वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये पेपर में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, मैं बताता हूँ कैसे गलत दिया हुआ है। आपको मैंने बता रखा है, जब भी ये कह रहा है इफ़ द लाइन, ये लाइन दे रखी है टच इज द पैराबोला, मतलब पैराबोला को कोई भी लाइन टच कर रही है मतलब कि उसकी टेंजेंट रही होगी, टेंजेंट मतलब कि टेंजेंट दे रखी है। अब कह रहा है कि पैराबोला की इक्वेशन ये दे रखी है, और कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ, बताई नहीं है किसकी वैल्यू, तो आपको ऑप्शन से पता लगाना है, मतलब कि सी की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो सी की वैल्यू आपको पता करनी है। तो मैंने बताई है जब भी आपके लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके लिए सी की वैल्यू होती है a बाई एम, बस आपको इतना से याद रखना है। और टेंजेंट क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह a बाई एम डालना है। पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसने पैराबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड वाली नहीं दी, इसने पैराबोला की इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एक्स में कुछ शिफ्टिंग कर दी एक्स प्लस ए। तो घबराने की बात नहीं है, देखो आप देखोगे कहीं भी तो इसके दो मेथड, अलग मेथड मिलता है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करता है, वो क्या करते हैं इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं, तो वो वाला मेथड बहुत लॉन्ग है, कंपटीशन के हिसाब से हमें वैसे नहीं करना, बस आपको इतना से याद रखना है, और बस जैसा मैं कह रहा हूँ आपको वैसा करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इसकी शिफ्टिंग करी गई है एक्स में, तो आपको भी जहाँ जहाँ इक्वेशन थी, हमारे टेंजेंट की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी की वैल्यू हमको पता है ए बाई एम होती है, अपनी तरफ से हमने ऐड कर लिया। अब चेंज क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में चेंज है ना वैसे चेंज कर दो। क्वेश्चन में y की जगह y है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, इसके कंपैरिजन में क्या चेंज आया, x में चेंज है x प्लस ए, तो यहाँ भी हमने x में चेंज कर दिया x प्लस ए बाई एम। तो इसको मैंने सॉल्व करा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम ओपन कर दिया डिवाइड बाई ए बाई एम। अब ऑप्शन में आपकी इतनी, मतलब क्वेश्चन में आपकी इक्वेशन पूछे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
तो आपको y से y कंपेयर करो, mx से mx कंपेयर करो, जो जितना बचा वो आपका c है। आप किसी भी गूगल पे देख लीजिएगा, इसका आंसर यही मिलेगा आपको am प्लस ay m। पर इन्होंने IP लीड वालों ने थोड़ी सी ऑप्शन में गलती कर दी है, ऑप्शन ये वाला कहीं रखा ही नहीं है, उन्होंने गलती से ए ऑप्शन ले लिया, यहाँ पर m मिसिंग था, बस m होना चाहिए। तो आप इसका करेक्ट आंसर आपको ये लिख रहा है, आप एक बार देख सकते हो वीडियो पॉज करके, am प्लस ay m। इससे ईजी मेथड कहीं नहीं मिलेगा। देखो भाई, अब ये भी पेज ख़त्म हो गया। अब देखते हैं अपना अगला पेज की तरफ जाते हैं। 1 मिनट दीजिएगा बस, पेज ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप बस ये कि छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते रहो। सर्किल से क्वेश्चन आ जाता है, पैराबोला से आ जाता है, ट्रायंगल के क्वाड्रिलेटरल उन पर आ जाता है क्वेश्चन, सिंपल सिंपल चीज़ें आ जाती हैं। आई थिंक 4 हो गए थे, फिर पेज नंबर 5 करना है हमको। एक बार पेज ऐड होने के बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं। बस ये है कि रिवीजन कर लेना एक बार, अगर आपने जब पहले से पढ़ाई नहीं करी है तो आप इतना कर लेना कि बस आपके सभी हो जाएं, जितना आपको मतलब इम्पोर्टेंट है वो हिसाब से आपके हिसाब से हो जाए। इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 और पेज नंबर 5, इसको ऐड कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए पहले से ही। इनके लिए कोई बताएगा नहीं आपको, ये आनी चाहिए उससे। अगर आपने कहीं अब तैयारी करी है तो लास्ट टाइम में तो बस इम्पोर्टेंट ही चलता है, तैयारी तो आप लोगों की हो चुकी है। अब देखो भाई, आईपी में लॉग से ज़रूर क्वेश्चन आता है, लॉग से बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है। लॉग की मैंने कुछ प्रॉपर्टी बता भी रखी है अपने स्टूडेंट्स को, तो आप लोग एक बार प्रॉपर्टी नेट पे सर्च कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ बहुत ईजी तरीके से। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास लॉग बेस ए एक्स होता है इज इक्वल टू बी होता है, सबसे पहले समझो इसको क्या क्या कहते हैं। इसको कहते हैं अंदर जो होता है लॉग के अंदर, इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो ये होता है इसको कहते हैं हम बेस। और ये हमारा जो इसके पुट करके वैल्यू जो निकल के आता है वो हमारा रिजल्ट होता है, जो भी होता है। अब सबसे पहले बात समझो, अगर कभी भी इस फॉर्म में दिया है आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखना है, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू, मतलब आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एक्स है तो मैंने एक्स लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू बेस की पावर, जो आंसर होता है वो बेस की पावर। देखो बेस ये था ना, बेस की पावर जो आंसर होता है वो, तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है। अब क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। उसने एक ये दे दी कि आपको ये चीज़ गिवन दे रखी है, ठीक है भाई। अब देन उसने कह दिया log 2x/4, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या पता चलनी चाहिए, हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए कि x की वैल्यू क्या होगी, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, मैंने बताया आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू एक्स, आर्ग्यूमेंट है इज इक्वल टू बेस की पावर आंसर, बेस की पावर 4, x की वैल्यू आ गई 4 की पावर 12। अब इसमें पुट कर देते हैं, x/4 है ना, x/4 है, मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, x/4 ऊपर जो पावर जाएगी तो कितना बचेगा, 4 की पावर 11। तो हमारा क्वेश्चन क्या रह गया, log 2 4 की पावर 11, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। अब आपको एक और चीज़ आनी चाहिए, अब आपको क्या आना चाहिए, अगली चीज़ आपको अगली चीज़ आनी चाहिए कि अगर मेरे पास log बेस कुछ भी दे रखा है, ए दे रखा है, x की पावर n दे रखी है, तो आप जो आर्ग्यूमेंट की पावर होते हैं उसको बाहर ला सकते हैं इजीली। तो आप किसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो n log ax, मतलब मैं सिंपल x क्योंकि पावर जो भी थी वो बाहर ले आया। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की पावर कितनी है, 11, तो मैं 11 को बाहर लेके आ गया 2। अब मैं 4 को क्या 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता, तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दी। फिर से ये वाली पावर बाहर आएगी तो 11 इंटू 2 22 हो जाएगा। अब log 2 2, अगर कभी भी आपका बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1 ऑलवेज। इसकी वैल्यू तो हो गई 1, आपका आंसर कितना होता है 22 डी ऑप्शन करेक्ट है आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन लिया हुआ है। मैट्रिक्स के 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये दे रखा है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, बस x की वैल्यू पूछी है तो डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर दो। मैं डिटर्मिनेंट वहाँ से निकालता हूँ जहाँ पे नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इजी कैलकुलेशन पड़ती है, जितने जीरो होंगे उतने टर्म कम कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा। आपको ये सब पता होगा कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मैं इस वाले के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ, पहला मेरा पॉजिटिव टर्म आएगा, फिर नेक्स्ट नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं इस वाले के अकॉर्डिंग तो 3 के एलिमेंट के निकाल रहा हूँ, 3 लिखा मैंने, ये कटा तो क्या बचा 4 माइनस माइनस का 3, तो 4 प्लस 3। अब अगला टर्म क्या है, अगला टर्म लिखना है नेगेटिव के साथ, तो पहले मैंने नेगेटिव साइन लगा लिया। फिर अगला टर्म क्या है हमारा 4 को मैंने ऐसे करा तो एक
2 इंटू 4 8 माइनस का 3 इंटू एक्स 3x। फिर अगला टर्म तो जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख के दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट होना चाहिए जीरो, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है। बस यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया, ये 7 3 21 माइनस 30 इतना हो गया, माइनस के और ये प्लस का 12x हो गया इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करो एक्स की वैल्यू, ये 11 हो गया, माइनस के इधर जाएगा पॉजिटिव 11 और इधर ये डिवाइड बाई 12 आएगा, तो 11/12 आपका ऑप्शन आई थिंक ए ऑप्शन 11/12 करेक्ट है। चलो ये पेज भी खत्म हो। 8 क्वेश्चन 8 हो, टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, जब तक आप एक बार वीडियो को पॉज करके आपको जो भी कंसेप्ट समझना है तो आप समझ सकते हो। चीज़ें टफ नहीं है, पहले बता रहा हूँ। बस फॉर्मूले और कंसेप्ट का एप्लीकेशन आप लोगों पे आनी चाहिए अच्छी तरह, तभी आप लोग कुछ कर पाओगे। क्योंकि बच्चे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन उनको आती नहीं है, तो वहाँ दिक्कत आती है। इसलिए आपको एप्लीकेशन थोड़ी सी सीखनी है। तो चीज़ों की एप्लीकेशन सीख जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पेज नंबर 6 ऐड कर लेता हूँ, जब तक आप वेट करिए। जो क्वेश्चन मैंने करा दिया उनको एक बार देख के। फोर 5 और ये पेज नंबर 6 दिया। देखो भाई, जहाँ तक मुझे दिख रहा है अगला क्वेश्चन आपका इन्वर्स से पूछा गया है, मैट्रिक्स के इन्वर्स। ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा, दिक्कत आती है। देखो भाई बहुत सिंपल है, 2/2 का पूछना ही नहीं है। 2/2 का होता है इन्वर्स, कुछ करना ही नहीं है। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट की सभी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए टेस्ट पे, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा। अगर ये 0 होगा तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको इसके लिए डिटरमिनेंट तो आप 2/2 को इजीली कैलकुलेट कर लोगे। मैं जैसे यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये आपका डिटरमिनेंट आ रहा है 4 निकल के। मैं डिटरमिनेंट नहीं बताऊँगा 2/2 का 4 कैसे आया, क्योंकि ये डिटरमिनेंट 2/2 का सबको आना चाहिए अगर पढ़ रहे हो तो। मैं बताऊँगा एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। भाई देखो, एडजॉइंट के लिए ABCD अगर कोई 2 एलिमेंट दे रखे हैं, ये 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है, इसका आपको डायरेक्ट ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपको डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, लिख के भी नहीं देखना पेपर में, क्योंकि ऑप्शन वहीं दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करना आपस में। तो इधर आ गया D, इधर आ गया A, पर इन दोनों की पोजीशन को चेंज नहीं करना है, इनके साइन को चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो हो गया माइनस का B और माइनस का C, ये आ गया डायरेक्ट आपका निकल के एडजॉइंट। और इसको डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट कर दो, मतलब डिटरमिनेंट जो भी निकल के आए हर एलिमेंट से डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना, वो आ जाए। चलो पहले एडजॉइंट की बात करते हैं। तो ये एडजॉइंट मैंने कैसे बताया, कुछ मत करो, इसके एलिमेंट की पोजीशन चेंज करो। इधर आ गया 5, इधर आ गया 2, इनमें साइन चेंज कर दो, तो ये आ गया एडजॉइंट। तो देखो अब एडजॉइंट और डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट करना है। तो मतलब आपको पता है हर एलिमेंट से डिवाइड करते हैं, तो हर अलग अलग एलिमेंट अंदर जब जाएगा तो अलग अलग एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 का हर एलिमेंट में डिवाइड कर दो, 5/4 माइनस 3/4, 2/4 और 2/4। ठीक है, तो आपका देख लो ये कौन सा ऑप्शन में, ये माइनस का आएगा क्योंकि साइन चेंज होते हैं। तो माइनस का 1/2 आना चाहिए, माइनस का 1/2 आ रहा है, 1/2 आना चाहिए, 1/2 आ रहा है, 5/4 आना चाहिए, 5/4 आ रहा है, माइनस 3/4 आ रहा है, माइनस 3/4। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये भाई ये मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वैसे सिंपल ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ही नहीं है। ये सीरीज की दे रखी है, इसको आप खुद कर सकते हो। मैं सिर्फ मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगला पेज ऐड करते हैं, पेज नंबर 7। जब तक आप इन्वर्स की, एडजॉइंट की, डिटर्मिनेंट की सभी प्रॉपर्टी आपकी टिप पर होनी चाहिए आपको, अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो। अगर आपको स्कोर लाना है तो, नहीं लाना तो फिर तो हर तरह के स्टूडेंट हैं। देखो पेज नंबर 7 ऐड कर लेते हैं। देखो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है पार्शियल फ्रैक्शन आईपीलीड के हिसाब से। बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, कुछ नहीं करना होगा आपको, सिंपल। ये भी क्वेश्चन आईपीलीड ने गलत दिया है, पता कैसे चले ही गलत दिया है, आप ऑप्शन से जा सकते हो। इसने किया है कि रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ लिख देता हूँ 5x² प्लस माइनस का x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x का क्यूब माइनस का 1। आपका ये दिया हुआ है सिंपल। और जो इसने ऑप्शन डी जो करेक्ट करा है वो ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग है, पार्शियल फ्रैक्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। जो आपको ऑप्शन दे रखा है 5x² प्लस 1 डिवाइड बाई x क्यूब माइनस 1 के अकॉर्डिंग दे रखा है। आप चेक कर लेना, मैं कुछ नहीं कह रहा। चेक कैसे करते हैं, जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ क्यों करना पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन भी यूज़ करते हैं, वैसे भी यूज़ करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ समझ लो क्यों करते हैं। कोई भी चीज़ अगर इस फॉर्म में दे रखी हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट फॉर्म में दो, और इसको हमको समीशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो इंडिविजुअल हमने समीशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया,
जैसे अगर मैं इसको ए का नीचे ए का क्यू माइनस बी का क्यू लिख रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए का क्यू प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर ये टर्म लिख रहा है। तो कहाँ दिक्कत आई, हमें ऐसे नीचे प्रोडक्ट टर्म मिल रहे थे, हम इसको अब इसको समीशन फॉर्म में लिखना है। तो इसको समीशन फॉर्म में कन्वर्ट के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। एक तरीका तो आप देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो उसने क्वेश्चन गलत दे रखा है। पर जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो सेटिस्फाई इस ऑप्शन में भी हो जाएगी। अगर आप करके देख लो, चेक कैसे करते हैं, गलत ऑप्शन दिया था, इन दोनों को क्रॉस, इनको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ये चीज़ निकल के आएगी, ना कि ये चीज़। अगर ये चीज़ निकल के आती तो इसका ये होता, ठीक। अब जो हमें करना है वो बेसिक मेथड से नहीं करना, खाली पार्शियल फ्रैक्शन का ऑप्शन आता है। अगर इंटीग्रेशन का आता है तो अलग बात है, तो आपको करना ही पड़ेगा सॉल्व। अब मेरा मानना क्या है ना, इसमें आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, वैसे ये क्वेश्चन तो गलत है, वैसे इसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए था हमें, पर गलती से क्या हुआ ना, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिक भी इसमें काम कर गई, मतलब गलत में भी काम कर गई ट्रिक। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 पुट करना है। जब क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 पुट करूँगा, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, ऊपर बचेगा 1, नीचे वाला टर्म -1 बचा, ये वाला टर्म -1 बचा, तो आंसर निकल के आया -1। अब चेक करो किस ऑप्शन में x की वैल्यू 0 पुट करने पर -1 आ रहा है। x की वैल्यू 0 पुट करने पर -1 आ रहा है। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, तो यहाँ से आ रहा है -6 माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो ये तो नहीं आ रहा भाई, -1। यहाँ से मैंने चेक करा माइनस के 13/2 और माइनस प्लस के 10, तो ये कितना हो गया 6.5 और 10, ये भी नहीं आ रहा। अब मैंने यहाँ से चेक करा, मैंने 13 डिवाइड बाई माइनस के 5 और प्लस के 10, तो ये कितना हो गया, लगभग 2 टाइम्स चला गया ये, आई थिंक हाँ 2 टाइम चला गया, इधर 10 है तो मतलब ये भी -1 नहीं आएगा। अब इसका देखते हैं, 0 पुट करके लास्ट वाले ऑप्शन पे आ गया -2। अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो आएगा +1 अपॉन, और नीचे ऐड करेंगे 0 0 0 +1, तो -2 + 1 हमारा -1 आ गया। तो हमारा एक ही ऑप्शन है, सेटिस्फाई है। ऐसे ही करना है कंप्लीशन में, आपको इक्वल टू 0 पुट करके देखना है, वैसे इक्वल टू 0 पे ही आ जाएगा, आपका आईक्यूल्यूट में इतना टफ लेवल नहीं देता। फिर भी अगर बाई चांस 2 ऑप्शन मैच कर जाए इक्वल टू 0 पे, तो आप कोई सी भी अपनी वैल्यू लेके देख लीजिए जिस पे नॉट डिफाइंड ना बने, बस याद रखना नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए, मतलब 0/0 नहीं बन जाए, ∞/∞ बन जाए, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जो डज नॉट एग्जिस्ट ना हो जाए। कोई भी वैल्यू रख के देख लो, x इक्वल टू 1 पर रख के देख लो, x इक्वल टू -1, वही क्वेश्चन में पुट करो, वही आंसर में ऑप्शन में पुट करो, जो वैल्यू मैच कर जाए वही आपका आंसर है, खत्म क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्किल से क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। देखो भाई क्वेश्चन जूम तो होगा नहीं, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। और एक चीज़ और है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वाकई में, आगे भी ऐसे ही लाती रहूँगा, तो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो जिससे मुझे भी पता चलता रहे। अब कह रहा है टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब सेंटर से 17 मीटर के सेंटीमीटर दे रखा है, इसमें एक पॉइंट दे रखा है, वहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। अब कह रहा है इफ़ सेंटर ऑफ द सर्किल इज, ये दे रखा है, एंड देखा है रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो देखो ये भी 8 सेंटीमीटर रेडियस हुई, क्यों ना हम इसको रेडियस, ये भी तो रेडियस है ना, ये भी 8 सेंटीमीटर हुई। तो टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है, मैंने क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दिया कि जूम नहीं हो रहा। टेंजेंट की लेंथ मतलब ये वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली लेंथ पूछ रहा है, ये चीज़। तो हमको पता है ये, मतलब हमने ये वाली मानी परपेंडिकुलर हो गया है खुद से, मैंने नहीं करा, ये आप ये वाली हमने पूछी 8 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर, हमसे ये वाली लेंथ पूछ रहा है, तो हमको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। आपको पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगानी, कब इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनस निकालनी है, वो भी आपको नहीं पता। अगर आपको ट्रिपलेट याद है ना, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, जिसमें बड़ी वैल्यू हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो अब इसमें से हमको 17 गिवन दे रखा है, 8 गिवन दे रखा है, कौन सी वैल्यू बची 15, तो आंसर डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकल के आएगी। सॉरी अब तो पूछा गया है, हाँ जो भी एक बार चेक कर लेना, 15 वैल्यू निकल के आएगी इसकी, हाइपोटेनस आई थिंक 17 होगी और ये 15 दी होगी मेरे हिसाब से, तो आपकी आंसर आ जाएगा, आपका 15 आंसर आ जाएगा आपका इसका। मतलब बाई ट्रिपलेट आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। अगर डायग्राम में कुछ गलती भी हो गई हो तो देख लेना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल इसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन होगा, आंसर आपका 15 आ जाएगा इसका। अदरवाइज आप हाइपोटेनस लगा लेना अगर आपको दिक्कत होती है तो, मतलब पाइथागोरस लगा लेना। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं थोड़ी सी वीडियो लाने में लेट हो गया, पर कोई नहीं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार 1 घंटे में वीडियो देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही मिलेगा आपको।
यूट्यूब का फ़ायदा, कोई पैसे तो ले नहीं रहा आपसे। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 ये रहा। देखो भाई इसमें भी एक ट्रिक बताऊँगा सिंपल। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन ना इसने रैंडमली क्वेश्चन दे दिया सब चीज़ का मिक्सर करके, कह रहा है एफ एक्स इज़ अ ऑड फंक्शन। एफ एक्स जो है ऑड फंक्शन है। अब पूछ रहा है जो मॉड एफ एक्स होगा इस फंक्शन का, अगर मैं मॉड ले लूँगा तो फंक्शन क्या निकल के आएगा, ऑड होगा, इवन होगा, या फिर कुछ नहीं होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऑड समझ के हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमारा ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हम जानते हैं ऑड होता है। भाई हमारे दिमाग में आता है साइन एक्स। साइन एक्स हमारा ऑड फंक्शन है, आप समझ सकते हैं ऐसे। अब ऑड और इवन चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो मैं इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूँगा तो साइन माइनस को बाहर फेंक देता है, तो माइनस साइन एक्स। तो मतलब कि ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, अगर एफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, अगर ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए, क्योंकि एफ एक्स हमारा ये फंक्शन था, मैंने यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये मेरा जो है ऑड फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ऑड फंक्शन की आप ऐसे देख सकते हो। तो इवन फंक्शन की अगर माइनस एक्स पुट करने के बाद भी फंक्शन के अंदर एफ एक्स ही रहे, कोई पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज ना हो, तो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। पर मैं ऑड की बात कर रहा था, हम ऑड पर काम करते हैं। ठीक है भाई, अब मैं फंक्शन के इसी एग्जाम्पल के लेके चलूँगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अब उसने कहा कि इसका मॉड ले लो, इसका मॉड ले लो। इसका मॉड लेंगे तो क्या ये पॉजिटिव चीज़ बनेगी, मॉड साइन एक्स बनेगा ये, मतलब इसका मॉड लेंगे तो पॉजिटिव तो खत्म हो जाएगा, मॉड साइन एक्स बचेगा। मॉड साइन एक्स को लिख सकते हैं हम सिंपल साइन एक्स, क्योंकि मॉड हमेशा नेगेटिव चीज़ को घटा देता है। तो हमारा क्या पता चला हमसे, माइनस एक्स पुट करने के बाद भी फंक्शन एफ एक्स के बराबर ही आ गया। माइनस एक्स पुट करने के बाद भी फंक्शन एफ एक्स के बराबर ही आ गया। अगर माइनस आता तो ऑड फंक्शन होता, पर फंक्शन एफ एक्स के बराबर ही आ गया, तो हमारा एफ एक्स फंक्शन था माइनस पुट करने के बाद भी, क्योंकि मॉड लगा हुआ था। तो अगर फंक्शन माइनस एक्स पुट करने के बाद भी एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इवन फंक्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कुछ ही नहीं है, टिग्नोमेट्री का पीरियड पूछा है। मैंने आपको बता रखा है, अगर साइन ए एक्स प्लस बी का पीरियड पूछता है तो सिंपल साइन और कॉस का दोनों का होता है 2 पाई होता है साइन का। अगर यहाँ पे एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको डिवाइड बाई ए कर दो, तो इसका हो गया पीरियड ये। अगर मॉड के बारे में बात करता है, मॉड साइन ए एक्स प्लस बी का पीरियड की बात करता है, तो सिंपल मॉड वाले फंक्शन का पीरियड होता है पाई साइन के लिए, और यहाँ पे कोफिशिएंट जो होता है उससे डिवाइड पाई बाई ए। तो सिंपल इसने क्या पूछा है, बी की वैल्यू दी हुई है, इसने मॉड पूछा है मॉड साइन 3x। तो मॉड साइन के साथ पीरियड होता है पाई और डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाई 3। तो ये मैंने पूरी टेबल लिखा रखी है और फंक्शंस की भी, तो आप देख लीजिएगा। चलो भाई अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। थोड़ी छोटी कुछ चीज़ों की ट्रिक्स भी होती है ना, वो याद करके रखोगे तो आपको ईजी रहेगा, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा देख लिया करो। अब आप लास्ट टाइम बचा, आप लास्ट टाइम पे देखोगे तो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, पर फिर भी देख लेना, एक बार कुछ काम आ जाए। भले ही नोट्स लेके मत बैठना, एक बार ऐसे ही देखोगे खाते पीते भी, तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे रिपीट ही हो जाए, कुछ तो बेनिफिट मिले। बस मैं अगला पेज ऐड कर लेता हूँ, पेज नंबर 9 आई थिंक। देखो भाई पेज नंबर 9 मैंने ऐड कर लिया है। सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले तो दिख जाना चाहिए कि नीचे एक्स प्लस, अगर मैं समीशन फॉर्म में भी लिखूँ तो ऐसे लिखते हैं ए अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 दे रखा है सॉरी, और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 ऐसे लिखते हैं। अब नीचे सबसे पहले तो ये दोनों टर्म होने चाहिए। तो नीचे ये दोनों टर्म किस में, इस वाले ऑप्शन में और आपके एक बी वाले ऑप्शन में, तो नीचे वाले 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब देखो आप दूसरी बात, वही ट्रिक लगाओ जो मैंने आपको बताई, एक्स इजिकल टू 0 पुट करके देखो। एक्स इजिकल टू 0 पुट करूँगा तो ऊपर बचेगा 7, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और नीचे बचेगा -1 -2 मतलब कि 2, 7/2 आना चाहिए। तो मैं एक सही वाला ऑप्शन चेक करके दिखा रहा हूँ, आप इनकरेक्ट वाला चेक कर लेना, वो गलत है। एक्स इजिकल टू 0 पुट करता हूँ तो -13/2 प्लस -10 आएगा तो +10 हो जाएगा। अब मैं एलसीएम लूँगा तो आंसर 7/2 आएगा। भाई करेक्ट है बिल्कुल, ये अप्रोच बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, फिर से सीरीज़ का क्वेश्चन है, एपीजी की प्रोग्रेशन का। 11th टर्म ऑफ द सीरीज क्या दे रखी है, m-2n, m और कॉमा ऐसे ऐसे दे रखा है। 11th टर्म पूछ रहा है, तो एपी सीरीज बन रही है, क्यों? क्योंकि देखो इसमें +n ऐड करा हुआ है, तभी तो ये सीरीज -n कट गया। अदरवाइज आप कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं, ये माइनस ये करेंगे तो +n ही निकल के आएगा। अदरवाइज आपको डायरेक्ट देखना चाहिए, क्योंकि आप इतने तो क्वेश्चन कर चुके हो, इतना देखना चाहिए आपको। तो डी इसका हो गया n,
अब आपको पता है 11th टर्म की बात कर रहा है, A11 की क्या होता है, A प्लस 10D, n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। n कितना है, 11 की बात कर रहे थे, 11 माइनस 1 10D, a की वैल्यू कितनी है m माइनस 2n प्लस 10 इंटू डी, 10 इंटू एन, तो कितना हो गया ए m प्लस 8n, m प्लस 8n। आई थिंक डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चन हो गए वैसे तो कुछ क्वेश्चन खुद से भी करना, फिर भी मैं करा देता हूँ जितने होते हैं मेरे से। बस करते रहो, रिवीजन करते रहो, लास्ट टाइम में बस फॉर्मूले देखो, कंसेप्ट देखो और कुछ मत देखो। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस आपको पहले से ही करके लेना चाहिए था, तो कोई नहीं, आप नहीं कर पाए तो अगला आपके लिए क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। आई थिंक 9 पेज हो गए, फिर देखते हैं अगला पेज कौन सा है। और कुछ बच्चे अगर जिन्होंने अभी तक कुछ ना करा हो, यूपी लीड वाली वीडियो भी देख लेना, एक दो कॉन्सेप्ट हो सकता है उसमें से भी कुछ रिपीट हो जाए, कुछ हो गया तो फिर आपके मज़े ही मज़े हैं। स्लाइड का भी डिस्कस कर रखा है मैंने, एक स्लाइड 2020 का पेपर भी डिस्कस कर रहा है, उसको भी डिस्कस कर। देखो भाई, अगला दे रखा है टिग्नोमेट्री इक्वेशन से क्वेश्चन है, और पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर। कह रहा है इफ़ tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, इसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ, -5 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 5 दिया मैंने, -5 और कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। देखो अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको इतना अंदाजा होना चाहिए, कॉस की जो रेंज होती है -1 से 1 के बीच होते हैं जितने भी नंबर होते हैं, ना इससे बड़ा हो सकता ना इससे छोटा हो सकता। तो ऐसा ऑप्शन देखो, ये 1 से बढ़ा जा रहा है, ये 1 से बढ़ा जा रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो नीचे ऐसे ही कट गए। अब आपको अगर तुक्का भी लगाना ना, तो तुक्का ऐसे लगाया करो ऑप्शन एलिमिनेशन करके। अब दो में से कोई एक तुक्का लगा दो, 50% चांस हो गया सही होने का। अब आप इनमें से तुक्का लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो अब चेक करते हैं कैसे, अगर आपको परफेक्ट आंसर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक tan दिया है, एक sec दिया है। सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करो, तो हमको पता है tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा -1। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी, sec स्क्वायर थीटा -1 -5 माइनस का 6 हो गया, और प्लस के sec थीटा इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेक थीटा में। अगर आपको दिक्कत आती है सेक और इसमें खेलने में, तो आप इसको सेक को एक्स स्क्वायर मान लो, एक्स मान लो। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली देख पा रहे हो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से फैक्टर क्या बनेंगे आपके, -3 और 2, एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगी। मतलब किसकी वैल्यू निकल के आएंगे, सेक थीटा की वैल्यू निकल के आएंगे, -3 और 2। अब हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कॉस। कॉस क्या होता है वही 1 सेक थीटा, मतलब सेक थीटा क्या होता है 1 कॉस थीटा। मतलब वैल्यू को बस रेसिप्रोकल कर दो। तो -3 और 1/2 आपका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही एप्टीट्यूड वाला है, वो क्वेश्चन भी मैं स्किप करता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तो क्वेश्चन कोई रह भी जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, आप कुछ और बताना चाहते हैं, आप कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी बता दिएगा, मैं आपको करके सॉल्व करके सेंड करता रहूँगा। मैं नीचे टेलीग्राम की लिंक भी दे दूँगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। PDF वगैरह आपको कोई चाहिए हो मैं उसमें सेंड कर दूँगा। देखो भाई, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, 18 तक हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 11th नंबर वाला भी हो गया। अब आता है पेज नंबर ये वाला। ठीक है भाई, अब देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज की बात कर रहा है, 50 नंबर का एवरेज। तो एवरेज क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ का एवरेज में मीन क्या होता है, ऊपर होता है समेशन ऑफ टोटल नंबर जितने की बात कर रहा है, और नीचे होता है टोटल नंबर। टोटल नंबर ऊपर होता है सम, और नीचे होता है टोटल ऑब्जर्वेशन। तो कह रहा है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, n इंटू n+1/2। n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, डिवाइड बाई टोटल नंबर n। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दूँ तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है n+1/2। तो n कितना है 50 1/2 मतलब कि 25.5 आंसर आना चाहिए। पर इसमें ऑप्शन बाई चांस इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ था, हाँ इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ था, आपका आंसर आना चाहिए ये, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ था, इसने 25 × 51 कर दिया था, पर यहाँ पे चेंज होना चाहिए था। अगर हम इसको सॉल्व करते तो आप 51/2 आना चाहिए था आपका ऑप्शन, और ऐसा ऑप्शन इसने नहीं दिया था। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से लॉग से आ गया। देखो लॉग का करना आपको 3 4 5 प्रॉपर्टी होती है, सिंपल उन्हीं को करना है। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ा सा कम स्पीड करके देख लीजिएगा। इसको जूम कर लेता हूँ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है लॉग बेस
देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लॉग बेस एक्स लिखा हुआ है 1/8। हाँ जी, लॉग इसी में सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे -3 दे रखा है, एक्स की वैल्यू पूछिए, बेस में ये दे रखा है लॉग एक्स। क्या मैं 1/8 को मैं क्या 1/2 का क्यों नहीं लिख सकता? क्या इसको ऊपर ले जाऊँगा तो 2 की पावर -3 नहीं लिख सकता? तो मैं यहाँ पे 2 की पावर -3 लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा। इक्वल टू -3/2 है, मैंने बताया था पावर बाहर आ जाती है, तो -3 log x 2 इक्वल टू -3/2। तो -3 से -3 कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, सॉल्व करने के तरीके इस वाले 2 को इधर ले आऊँ तो ये जाएगा log 2x की पावर 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिला, अब जब पावर बाहर ला सकता हूँ तो पावर अंदर भी जो लेके जा सकता हूँ। x की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4 इक्वल टू 1। आंसर क्या हो गया, बेस इक्वल टू आर्ग्यूमेंट इक्वल टू बेस की पावर 1 x इक्वल टू 4। आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। देख लेते हैं और क्वेश्चन 1 का बच रहा है। इसमें 5 के क्वेश्चन है, 20 तक हो गए, 5 क्वेश्चन और है। देखते हैं उसमें अपने कितने क्वेश्चन है काम के और कितने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। थोड़ा सा वीडियो को देखते रहना। लास्ट में अभी एक यूलर थ्योरम का क्वेश्चन आएगा, उसकी ट्रिक बताऊंगा आपको डायरेक्ट। थोड़ा सा इसी चीज़ में टाइम लग रहा है तो कोई नहीं, आप कर लेना मैनेज। बहुत बच्चे कह रहे थे सर IQ का डिस्कस कर दो, इसलिए मैंने IQ का आपके लिए डिस्कस कर दिया है। ये एवरेज वाला हो गया, आई थिंक कब आएगा ये यूलर थ्योरम वाला क्वेश्चन। देखो भाई, कैलकुलस का क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन से और एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से होगा ये क्वेश्चन। ऐसे मत करना कि पहले इसका अलग से करो इसका अलग से करो। ये कह रहा है u इक्वल टू लॉग x² प्लस वाई स्क्वायर x प्लस वाई, और कह रहा है कि आपसे पूछा है x इंटू करली यू वाई करली x प्लस वाई इंटू करली यू वाई करली वाई इज इक्वल टू। तो आपको दो तरीके, एक तो आप सिंपल, अगर किसी ने पढ़ा नहीं होता तो पहले इस वाले फंक्शन को पार्शियली फ्रैक्शन करो, पार्शियल मतलब डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, देन एक्स से मल्टीप्लाई करके सम करके ऐसे इसके साथ करो। और किसी ने पढ़ा हो तो क्या होता है, अगर आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है और जो कि होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, या तो इस वाली फॉर्म में हो और या फिर इस वाली फॉर्म में हो, वाई की पावर एफ ऑफ एक्स वाई वाई। इन दोनों फॉर्म में तो कोई फंक्शन होता है, होमोजीनियस फंक्शन होता है, कांस्टेंट इफेक्ट नहीं करता होमोजीनिटी को, वो मैंने बता रखा है अपनी वीडियो में। अब देखो, अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन हो तो उसके लिए आपको बहुत बढ़िया यूलर थ्योरम की मतलब पार्शियल फ्रैक्शन की एप्लीकेशन है यूलर्स थ्योरम। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम मतलब कि कोई फंक्शन ऐसा होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है, अगर उसका कभी भी आपसे ये पूछ लेता है करली एफ, फंक्शन की बात करें तो करली एफ बाई करली एक्स प्लस वाई, और यही फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा नहीं अपनी तरफ से फॉर्मेट ले लो, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स के रेस्पेक्ट में वाई है तो वाई के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ फंक्शन, एन टाइम्स ऑफ फंक्शन। अब ये एन क्या होता है भाई, जो यहाँ पे होमोजीनियस की डिग्री होगी ना वही एन की वैल्यू है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना सा है। मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। पहले लिख लिया पॉज करके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखो भाई, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले फंक्शन उसने डायरेक्ट नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को कन्वर्ट करना है। मैं भी बता दूँगा डायरेक्ट आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले इधर लॉग दिया है ना, तो लॉग में तो हम होमोजीनियस फंक्शन ऐसे देखेंगे नहीं, तो सबसे पहले इस लॉग को इधर ले जाओ, फिर इस फंक्शन का देखें होमोजीनियस है कि नहीं। सबसे पहले एंटी लॉग ले लिया मैंने, एंटी लॉग ले लिया तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ई की पावर यू। ठीक है, नेचुरल लॉग होता है मेनली जब कुछ नहीं दिया होता। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हमारा फंक्शन u नहीं है, अब हमारा फंक्शन f है। f इसको मैंने लेट कर लिया, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसको भूल जाओ। अब मुझे पता है कि सब मैं डायरेक्ट लास्ट में ट्रिक बता दूँगा, एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर कोई फंक्शन f है और होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस का पता कैसे लगाएंगे, अगर वाई वाई यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो 1 प्लस वाई वाई एक्स का होल स्क्वायर, नीचे से एक्स कॉमन लूँगा। अगर मैं ऐसे एक्स यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस वाई वाई एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, एक्स कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस वाई वाई एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 1 बची, और 1 प्लस वाई वाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई वाई एक्स। देखो अंदर जो फंक्शन है वाई वाई एक्स के टर्म में बन रहा है और बाहर एक्स की पावर एन आ रही है, मतलब एन यहाँ पे 1 है।
तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, ये आपको चेक नहीं करना। आपको अगर ऐसा फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन बना के देगा, अगर आप चेक कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, अगर आपको करना क्या है, आपको बतानी है इसकी वैल्यू। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, करली यू बाई करली इसकी बतानी है, पर हमने इसको फंक्शन एफ मान लिया यू की जगह। ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। इसको डायरेक्ट अगर इससे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू करली एफ लिख सकता हूँ मैं, करली यू नहीं करली एफ, क्योंकि एफ लेट करा है मैंने इसको। करली एक्स प्लस वाई इंटू करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू, अभी मैंने पावर कॉमन लेके दिखाया, मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो ऊपर से और नीचे से, कोई भी टर्म की एक्स की ले लो, वाई की ले लो, कोई भी एक फंक्शन। तो मैंने एक्स की पावर कॉमन ली, ऊपर से 2i एक्स की पावर, नीचे से एक्स की पावर 1i तो 1 माइनस 1, तो एक्स की पावर 1 बची, कॉमन लेके दिखाया था। अदरवाइज आप एक तरीका और होता है कि एक्स की जगह लैम्डा एक्स पुट कर दो और वाई की जगह लैम्डा वाई पुट कर दो, और ओवरऑल लैम्डा को कैंसिल आउट कर दो, जो लैम्डा की पावर बचेगी वही आपका फंक्शन है। मतलब कि 1 डिग्री का फंक्शन है, 1 होमोजीनियस डिग्री का, 1 इंटू एफ, ये हमारा आंसर आ गया। पर f की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है, f की जगह e की पावर u पुट करना है, क्योंकि हमने बाद में चेंज कर लिया था। तो करली e की पावर u अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू करली e की पावर u अपॉन करली वाई इंटू 1 इंटू एफ की जगह e की पावर u। आपका क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है। अभी मैं इसकी लास्ट डायरेक्ट टिक बताऊंगा कैसे करना है, अभी तो बस आप देख लो कि बेसिक प्रोसीजर है क्या। अगर मुझे e की पावर u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, तो e की पावर u का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर u। अब u एक अलग वेरिएबल है, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन u की पावर u, तो ये इसके रेस्पेक्ट में होगा, ऐसी y के रेस्पेक्ट में होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको पूरे को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं इस चीज़ से। तो मैं लिख रहा हूँ e की पावर u इंटू एक्स डी यू बाई डी एक्स, प्लस इधर ऐसे y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो e की पावर u वाई इंटू डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे e की पावर u चली रहा है। ठीक है, अब इधर से तीनों से देखा e की पावर u से e की पावर u कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। और हमसे पूछा क्या था, हमसे यही तो पूछा था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू 1। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार आंसर आ रहा है कि नहीं, फिर बताते हैं ट्रिक। ऑप्शन डी 1 आंसर परफेक्ट है। अब आपको क्या करना है, देखो लॉग वाले में तो कोई चक्कर नहीं पड़ा। लॉग वाला अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए और लॉग का बेस नेचुरल लॉग हो, मतलब ई बेस और कुछ छेड़छाड़ ना करी हो, लॉग दिख जाए तो सिंपल। तो आपको क्या करना है, ऊपर से एक्स की मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी है, नीचे से एक्स की मैक्सिमम पावर लेनी है, और ओवरऑल जो एक्स की पावर बचेगी वही आपका आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ओवरऑल ऊपर की एक्स की पावर 2 कॉमन ले ली, नीचे से एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी थी 1, एक्स की पावर 1 बचा, तो आपका 1 ही आंसर है, जो पावर है वही आंसर है। अगर ऐसा फंक्शन आया था लॉग, अब मान लो लॉग की जगह वो 10 कर देता, 10 इन्वर्स कर देता, साइन इन्वर्स कर देता, कुछ भी कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, एक चीज़ बता देता हूँ मैं। अगर आपको दे देता 10 इन्वर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट भी दे सकता है, नीचे कुछ भी दे सकता है, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक स्टेप वही करनी है, तो यहाँ पे 10 को इधर ले जाओ, 10u इन्वर्स को इधर ले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये मुझे होमोजीनियस फंक्शन दिख रहा है। आपको इसका डायरेक्ट आंसर, वैसे तो प्रोसीजर तो यही होगा, पर आपको डायरेक्ट आंसर पूछना है, क्योंकि यू के बारे में पूछ रहा था, यू फंक्शन था। आपको डायरेक्ट आंसर अगर याद रखना है तो आपको ऐसे याद रख सकते हो, वाई हो गया, और यहाँ पे y इंटू करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू, देखो भाई n तो यहाँ पे आएगा, और फंक्शन की जगह यहाँ पे जो हमने चेंज कर दिया ना, ये वाला जो इधर जो फंक्शन आया, जैसे यहाँ पे 10u आ गया कन्वर्ट होके, तो यहाँ पे इस फंक्शन का मल्टीप्लाई और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर यू, बस इस फंक्शन का n तो पावर होगी, वो जो मैक्सिमम पावर आएगी x की या y की जो भी, वो पावर इस जो फंक्शन यहाँ पे कन्वर्ट होके आया है, जैसे साइन इन्वर्स साइन आता है साइन x, तो साइन x लिख लिया, इन्वर्स वाला नहीं इधर ला के, तो 10u बना, तो 10u और उसी का डेरिवेटिव, बस इसको टिग्नोमेट्री से थोड़ा सॉल्व कर लेना, जिस फॉर्मेट में आंसर जाओ वही आपका फाइनल आंसर है। इससे बढ़िया ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है अब ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का। इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस इस वाले कोसेक कॉट को इधर लिया है, तो इसकी वैल्यू होगी -1, 22 खत्म। अब 23, 24 और 25 देखते हैं एक बार जल्दी से, फटाफट देखते हैं, टाइम कम है, पेपर में भी टाइम कम है, अपने पास भी टाइम कम है। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में ऐड कर लेता हूँ, पेज ऐड कर लेता हूँ। आप जब तक देखते रहिए, ठीक है। अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो यार कमेंट करके ज़रूर बताया करो, नहीं तो फिर बात तो कोई है ही नहीं है। 2 पेज और रह गए, इनको भी कर लेते हैं खत्म।
देखो भाई अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी है, मैं बता भी चुका हूँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। ये पूछा है 3/3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पूछा है एडजॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कोई 3/3 के इनटू ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो मैंने आपको जैसे क्लास में डायरेक्ट लिखा रखा है, इसकी 3 प्रॉपर्टी के बराबर होता है, मतलब आपस में 3 प्रॉपर्टी होती हैं। अगर आपका क्या कह रहा है, एडजॉइंट कह रहा है और इसके ए के बराबर कह रहा है, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का मैंने वैसे बता रखा है, आप मुझे फिर भी कमेंट करके बताइए, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। अगर ये चीज़ है तो इसका आगे पीछे कर दो, कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 3 चीज़ के बराबर होती है, एक चीज़ आप पूछिए, एक चीज़ हो सकता है बाद में पूछ लो, तो इसको ऑर्डर को आगे चेंज कर दो, ऑर्डर को आगे पीछे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और चीज़ के बराबर होती है इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की चीज़, यहाँ पे 3 दी है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 की। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ये दिया था, ये पूछा था ए इंटू एडजेंट ऑफ ए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे डिटरमिनेंट वाला नहीं होगा, गलत है, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। अगर कभी ये वाली भी चीज़ भी पूछे तो ये भी सब आपस में बराबर होती हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब बैग कंटेंट 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी कितने सिंपल क्वेश्चन पूछा, आज तक नहीं पूछे। द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी फॉर बॉल टू बी रेड, मतलब बॉल जो है रेड हो, तो भाई रेड कितनी है हमारे पास 3, टोटल कितनी है 5 और 3 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8। खत्म क्वेश्चन, इसमें कुछ था ही नहीं। और आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, मैं देख लेता हूँ किस चीज़ का क्वेश्चन है वो, फिर आपको ख़त्म करते हैं। और आज की अभी 1 मिनट पहले देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। इंसर्ट PDF IPLET 2020 ओपन, और ये आपका लास्ट पेज बिल्कुल फाइन होता है। इसमें देखते हैं अपना कोई काम का है क्वेश्चन, नहीं भाई अपना कोई काम का नहीं है। तो आपका सिलेबस यहीं तक, मतलब आपका जो IPLET का 2020 का था वो पेपर यहीं तक था। अब टिग्नोमेट्री के कुछ मैक्सिमम मिलेगा के कंसेप्ट बच रहे हैं, और थोड़ा सा आपको कुछ थोड़ी सी और चीज़ बच रही है, तो मैं आपको एक पेज में दिखा देता हूँ, आप उसको पॉज करके आप उस पर स्क्रीनशॉट या जो भी आपको लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैं एक मिनट देख लेता हूँ ऐड कैसे करेंगे लाइब्रेरी, तो थोड़ा सा आप उसका ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट 1, इम्पोर्टेंट 2, इम्पोर्टेंट 1 देखते हैं पहले। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बस आपको ने लिख के रखा है इसलिए टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको कभी भी फॉर्मेट में दे रखा है a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछता है आपसे, होनी चाहिए ये यहाँ पे साइन का स्क्वायर, यहाँ पे कॉस का स्क्वायर, यहाँ पे a और b, और प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए बीच में। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछता है तो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ, अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो इन कोफिशिएंट में जिसकी वैल्यू मिनिमम है, जैसे यहाँ पे 2 होती है, यहाँ पे +1 होती, -2 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती, ठीक है ना। और इन दोनों में से जो मिनिमम होगी वो इसकी मिनिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब पूछ लेता साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा, जब n हमारा ऑड हो, पावर हमारी ऑड हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 की पावर n। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पावर 1 है मतलब ऑड पावर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1/2 की पावर 1, मतलब कि 1/2। मिनिमम वैल्यू माइनस का 1/2, इसका अपोजिट माइनस है। बट अगर पावर इवन हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में सेम है, पर मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पावर इवन होगी, इवन पावर के लिए मिनिमम वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी। फॉर्मेट यही होना चाहिए, कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपने बहुत फेमस है, ये चीज़ बहुत बड़ी होगी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो, तो मिनिमम वैल्यू होती है कि इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, और इसके साथ माइनस लगा दो तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर फॉर्मेट हो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, तो भाई मैक्सिमम वैल्यू तो tan और cot की प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, तो ये तो मैक्सिमम तो प्लस इन्फिनिटी देगा ही देगा। पर इसके लिए क्वेश्चन आता है मिनिमम वैल्यू के लिए, तो मिनिमम वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ इन दोनों कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई a इंटू बी। अब इन दोनों की बात करते हैं, इनमें मिनिमम वैल्यू 2 होती है भाई, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे कोसेक है, इस चीज़ का ध्यान देना, ये रेसिप्रोकल वाली चीज़ चाहिए, tan का रेसिप्रोकल कॉट और साइन का कॉस कोसेक, और कॉस का सेक ही रेसिप्रोकल वाले टर्म है, इनका स्क्वायर दे रखा है। a जो है कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे वाले में कॉस स्क्वायर थीटा इनकी होनी चाहिए, और b जो है कोफिशिएंट कोसेक और सेक से होनी चाहिए, अलग अलग प्रॉपर्टी। मैक्सिमम वैल्यू तो भाई इनकी तो इनफाइनाइट होगी मैक्सिमम वैल्यू, कोई चलेगा। अब मिनिमम वैल्यू के लिए क्या है, a जो है इसलिए कोफिशिएंट डिफाइन करा है क्योंकि a साइन का होना चाहिए,
अगर ए बड़ा है, कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा बड़ा है, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी ये। अगर कॉस थीटा या कोसेक थीटा या सेक थीटा का कोफिशिएंट बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू होगी ए प्लस बी। तो ये दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। अगला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर्मूला होना चाहिए साइन और कॉस में ही। साइन 2 की पावर 2m प्लस कॉस 2n। अब इसमें n और m क्या है भाई, ये 2 का मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ये जो टर्म बनेगा इवन बनना चाहिए, मतलब पावर इवन होनी चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई कर देना, पावर इवन होनी चाहिए। m और n अलग अलग हो सकते हैं। आपसे पूछ रहे हैं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, पावर इवन है ना 4, हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, डायरेक्ट कुछ कैलकुलेट नहीं करना, 1 हो गया ऑप्शन। अगर आपसे वाई दो ऐसे भी पूछ लेता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, मतलब पावर चेंज कर दी पर साइन और कॉस की टर्म में पावर इवन है, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। देखो मैंने लिख लिया है, डज नॉट मैटर पावर इज सेम और नॉट, बट मैंडेटरी कंडीशन इज दैट पावर मस्ट बी इवन। पावर इवन होनी चाहिए बस हालत में। मैक्सिमम वैल्यू ये होगी और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है इसी वाली कंडीशन की साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो आपको मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, थीटा को 45 पुट करना है। तो थीटा को 45 पुट करेंगे तो होगा 1/4 प्लस 1/4, मिनिमम वैल्यू होगी 1/2। खत्म। ये बहुत बढ़िया नोट्स है, मतलब आप इसको अपने स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, और कुछ भी चीज़ अच्छी लगी ना एक भी वीडियो तो यार बताना जरूर, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप लोगों को पता ही है। तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा। अब आपको एक चीज़ और करानी है, बस लास्ट आपका जो एक कंसेप्ट बच रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, मैं फटाफट खत्म करना चाह रहा हूँ। लाइब्रेरी 1 मिनट बस ऐड कर लेता हूँ, इम्पोर्टेंट 2 कुछ नहीं है तो मैं वैसे भी करा सकता था, पर फिर भी मैंने ले लिया कि टाइम बच जाता है। देखो भाई रेंज की बात करता है, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है भाई, -1 से +1। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम इतनी। साइन और कॉस की सेम 10, पूरी 10 और कॉस की वैल्यू -∞ से +∞, मतलब और रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। इनकी जो रेंज जो भी होती है पूरी हो सकती है। सेक और कोसेक की बात करें तो इनकी भी ऑल रियल नंबर हो सकते हैं, बस एक इंटरवल को छोड़ दो, -1 से 1 वाले इंटरवल को छोड़ दो, पूरे को ऑल रियल नंबर। -∞ to -1 यूनियन, इसको छोड़ने के लिए यूनियन, फिर यहीं से कंटिन्यू करने के लिए यूनियन लगाते हैं 1 to ∞। बस ये आपको याद होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल पूछ लेता है किसी की, जैसे साइन थीटा की पूछ लेता है, तो साइन थीटा की आपको पता है -1 से 1। अगर पूछ लेता है ऑड पावर की, साइन की पावर n थीटा, जब n ऑड हो, पावर ऑड हो, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, तो यही रहेगी ऑड वाले में जो ऊपर लिख रहे हैं, सबके लिए ऑड वाले में ही रहेगा। अगर पावर वाइज हो इवन हो जाती है साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको क्या करना है, क्योंकि देखो साइन की देखते हैं -1 0 और 1। अगर साइन थीटा की बात करता हूँ तो रेंज इसकी ये वाली है, पावर में मैंने इवन कर दी, मतलब स्क्वायर कर दिया। जब नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब कि जो भी इसकी जो वैल्यू आती है मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 से 1 हो जाएगी इसकी रेंज। तो मतलब इंडिविजुअल की बात करता हूँ तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा सबका, 0 से 1, 0 से 1, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, और ऑड के लिए सिंपल जो ये लिख रहे हैं। इस वाले केस में थोड़ा सा ध्यान देना, इस वाले केस में क्या कह रहा है ये, सेक थीटा, जो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो करके देख लेना स्पीड। सेक थीटा का होता है -1 से 1, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा की ये होती है, ये रेंज होती है आपकी, ये होती है। तो मतलब ये वाला इंटरवल नहीं होता। पर उसने अब क्या कह दिया, सेक स्क्वायर थीटा पावर इवन कर दी। तो जब नेगेटिव टर्म का मैं स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव टर्म आएगा, पर इस बार 0 से नहीं आएगा, क्योंकि 0 वाली लाइन तो है ही नहीं है। -2 का करेंगे तो +2 होगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो यही वाले टर्म आएंगे। तो इसकी रेंज कहाँ से हो जाएगी, +1 to ∞, सेम कोसेक के लिए। थैंक यू एवरीवन। आपको अगर एक चीज़ भी अच्छी लगती है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।